नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलन क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन की। जानेंगे कि कोलन क्लासिफिकेशन की क्या खासियत है। इसमें इस स्कीम को एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन क्यों कहा जाता है, फ्रीली फैसेटेड क्यों कहा जाता है, टाइम टाइम पर जो इसके एडिशन में जो चेंजेस आए हैं वो कौन कौन से चेंजेस आए हैं, कब कब क्या बदलाव आया है, क्यों आया है, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, हमारे जो लाइब्रेरी फील्ड के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो DSSB, KVS, NVS, पंजाब लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई लाइब्रेरी फील्ड का एग्ज़ाम होता है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड या इस वीडियो में से करीबन 4 से 5 सवाल आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कोलन क्लासिफिकेशन के जो खासियत है उसकी बात कर लेते हैं, और उस पर जाने से पहले जो इसका क्लासिफिकेशन है इसे समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। जनरली क्या है कि क्लासिफिकेशन हम हर कोई व्यक्ति कर रहा होता है, हम जाने अनजाने क्लासिफिकेशन ऑलवेज करते रहते हैं ताकि चीज़ों को हम आसानी से यूज़ कर सकें और जल्दी से यूज़ कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि हम क्लासिफिकेशन जनरली जो हम आम जिंदगी में हम करते हैं वो चीज़ों के रंग के आधार पर कर लेते हैं, उसके रूप के आधार पर, उसके आकार के आधार पर कर लेते हैं। आप एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो जैसे कि हम अपने फ़ोन के अंदर भी अगर किसी फ़ोन के अंदर जाते हैं, उसमें कई सारे फोल्डर होते हैं, वो क्लासिफिकेशन है। अब उस फोल्डर के अंदर भी कई सारे फोल्डर्स होते हैं। मान लीजिए कैमरे का फोल्डर, इमेज का फोल्डर है, तो इमेज के फोल्डर के अंदर ही आपको कई सारे और फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर होगा फेसबुक की इमेज का होगा, एक इंस्टा की फ़ोटोज़ होंगी, एक कैमरे की फ़ोटोज़ होंगी। इस तरह से कई सारे फोल्डर हो जाएंगे। इससे कैटेगराइज हो जाती हैं चीज़ें, और जब कैटेगराइज हो जाएंगे तो उनको यूज़ करना और आसान हो जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन होता है। इस तरह से हम वर्गीकृत करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। अब उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि एक और एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम किसी अगर ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिसेज में भी तो क्या होता है, वहाँ क्लासिफाइड ही तो होती हैं चीज़ें। कई सारे सेक्शन बटे होते हैं, हर एक सेक्शन में एक अलग अलग काम किया जाता है। कोई ऑफिस होता है, कहीं पर स्टाफ के लिए कोई कोई सेक्शन होता है, कहीं पर इंचार्ज के लिए होता है, कहीं एडमिन डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से कई सारे सेक्शन होते हैं, सब अपने अपने काम कर रहे होते हैं। तो वो भी क्या है, वो क्लासिफिकेशन ही तो है। इसी तरह से अगर आप देख लेंगे कि हमारे पास अगर लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कोहा की अगर मैं बात करूं, जो हमारे चैनल पे कोहा की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें क्या है, उसमें भी तो कैटेगराइज ही तो किया गया है। वहाँ पे भी एक्विजिशन मॉड्यूल है, फिर सर्कुलेशन मॉड्यूल है। टेक्निकल में आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन का है, फिर कैटलॉगिंग का है सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन है। इस तरह से ये सब चीज़ें क्या है, कैटेगराइज ही हैं। ये क्लासिफिकेशन ही तो है, ये सब हमने क्लासिफाई ही तो कर रखा है। लेकिन ये आम जीवन की क्लासिफिकेशन के तरीके हैं। हम अगर लाइब्रेरी की फील्ड में अगर देखेंगे तो लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन के लिए ये जनरल चीज़ें नहीं चल पाएंगी। मतलब आप प्राकृतिक रूप से जो रंग रूप आकार के आधार पर तो चीज़ों को क्लासिफाई नहीं कर पाओगे। अगर कर भी देंगे, मान लीजिए कि आप किसी रंग के आधार पर एक रंग की किताबें एक जगह इकट्ठा कर देते हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक बार तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन जब आप किताब लेके जाओगे और फिर वापस आके वहीं रखना होगा तो वो पॉसिबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि किताबें बहुत ज़्यादा होती हैं। और सीधी सी बात है कि लाइब्रेरी में क्या है कि हमेशा नई नई किताबें आती रहती हैं, ऑलवेज नई किताबें आती रहती हैं, तभी तो लाइब्रेरी को ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है। तो नई किताबें आती रहती हैं, नए नए सब्जेक्ट्स जुड़ते रहते हैं, जिसके लिए क्लासिफिकेशन की कोई सिंपल मेथड तो चलेगा नहीं कि आप रंग रूप आकार के आधार पर उसे क्लासिफाई कर लो। तो इसके लिए जो है अलग से क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई गई हैं, जिनमें कुछ खास स्कीमें हैं, जैसे कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसे DDC कहा जाता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया। कोलन क्लासिफिकेशन भी उन्हीं का एक पार्ट है। तो आज हम जो बात करेंगे वो कोलन क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इसकी क्या खास बातें हैं, इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी जो मेन खास बात है तो वो है कि इसे एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब ये एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन क्यों कहा जाता है, मान लीजिए आपका कोई आपके एग्जाम में हमें कैसे सवाल पूछा जाता है कि
4 स्कीमों के नाम दे दिए जाएंगे, डीडीसी, सीसी, एलडी, मतलब एलसी और यूडीसी। इनमें से बोल देगा कि कौन सी स्कीम ऐसी है जो एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो वहाँ आपको ये आंसर लगाना होगा कि सीसी एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन है। लेकिन ये चीज़ें तभी याद रहेंगी जब आप इसको समझ जाओगे। तो अब मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन इसे क्यों कहा जाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है एनालिटिको, दूसरा है सिंथेसिस। एनालिटिको मतलब हो जाएगा एनालिसिस करना, यानी सब्जेक्ट एनालिसिस करना। जनरली क्या होता है कि हम जब कोलन क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर हम जब भी कोई क्लास नंबर बनाते हैं, तो क्लास नंबर बनाने के लिए हम टाइटल को पढ़ते हैं, टाइटल को एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें कहाँ पर पर्सनैलिटी है, कौन सा मैटर है, कौन सा एनर्जी है, स्पेस है, टाइम है। ये चीज़ें हम एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, एक टाइटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब इन 5 फंडामेंटल कैटेगरीज को फाइंड कर लेते हैं तो उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट एनालिसिस। लाइब्रेरी की भाषा में उसी को कहा जाएगा सब्जेक्ट एनालिसिस। और जब ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज आप सर्च कर लोगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट एनालिसिस। और दूसरा वर्ड इसके अंदर है सिंथेसिस, यानी जब इन 5 फंडामेंटल कैटेगरीज को आप फाइंड कर लेते हो, फाइंड करने के बाद इनको एक सब्जेक्ट के हिसाब से, इनके मूल सब्जेक्ट के हिसाब से सभी जो पक्ष हैं, पक्ष यानी फंडामेंटल कैटेगरीज हैं, इसके जो PMAST है, इन सबको अरेंज करना, एक साथ ले आना, उनको एक साथ यूज़ करना, वो हो जाएगा सिंथेसिस। यानी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज को एक टाइटल में फाइंड करना, वो हो जाएगा सब्जेक्ट एनालिसिस। और उन 5 फंडामेंटल कैटेगरीज को अरेंज करना, वो क्या हो जाएगा सिंथेसिस। अब ये अरेंज करना यही नहीं है कि एक सब्जेक्ट के अंदर ही PMAST ढूंढना, दूसरे सब्जेक्ट से निकालकर भी PMAST की कुछ चीज़ों को यहाँ एक टाइटल के अंदर ऐड करना, वो सिंथेसिस ही कहलाता है। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई, सब्जेक्ट को एनालाइज करा यानी PMAST को सर्च करा, और PMAST को फिर एक सीक्वेंस में लाके उसे एक सीक्वेंस में उसके मेन सब्जेक्ट के साथ अरेंज करना, वो हो जाएगा सिंथेसिस। तो ये खास बात होती है हमारे कोलन क्लासिफिकेशन की, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है, एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये तो हो गई एनालिटिको सिंथेसिस। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसे एनालिटिको सिंथेसिस क्यों कहा जाता है। मैं एक बार फिर बता दूं कि पहले हम क्लास नंबर बनाने के लिए इसके अंदर टाइटल को हम एनालाइज करते हैं, उसमें PMAST को फाइंड करते हैं। जब PMAST फाइंड हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा सब्जेक्ट एनालिसिस। और जब PMAST को फाइंड करने के बाद उन्हें एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में अरेंज करके लगाना, फिर वो अदर सब्जेक्ट से क्यों ना ही लेकर अरेंज करना हो, तो वो हो जाएगा सिंथेसिस। इसलिए इस स्कीम को की खास बात हो जाती है एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी इसकी खास बात है वो है फ्रीली फैसेटेड क्लासिफिकेशन। देखिए, फ्रीली फैसेटेड क्लासिफिकेशन क्यों कहा गया है। जो कोलन क्लासिफिकेशन की जो ये स्टार्टिंग की एडिशन थे, जो पहले से लेकर तीसरे एडिशन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एडिशन, ये क्या थे, ये टोटली रिजिडली फैसेटेड थे, यानी अपरिवर्तनीय फैसेट क्लासिफिकेशन थे। ठीक है, आप यहाँ पर अभी ये डेट याद मत रखने की कोशिश मत कीजिए कि बाद में लास्ट में आपको टेबल मिल जाएगी, अब उस टेबल से आप सारी चीज़ें याद रख लीजिएगा। इस वीडियो के एंड में आपको टेबल है, ठीक है, वो चीज़ें आप बाद में देख लीजिएगा। अभी बस समझने की कोशिश कीजिए कि इसे फ्रीली फैसेटेड क्यों कहा जाता है। तो जो फ्रीली फैसेटेड है, इसका पहले से तीसरे एडिशन तक, जो ये पहले से तीसरे एडिशन थे, इनमें क्या होता था कि जब मेन क्लास फाइंड कर ली जाती थी और उसके लिए एक फैसेट फार्मूला दे दिया जाता था, और उस फार्मूले को जोड़ने के लिए क्या करते थे, केवल कॉलन का यूज़ कर लिया जाता था। मतलब कि अगर PME आपने फाइंड कर लिया, एक टाइटल के अंदर आपने PME फाइंड कर लिया, और फाइंड करने के बाद अब उसे अरेंज करने के लिए केवल कॉलन का यूज़ करने लग गए। अब कन्फ्यूज़न ये हुई कि अब आप क्लास नंबर बना ले रहे हो, क्लास नंबर बनाने के बाद आप क्या है कि उसमें हमें ये फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा एनर्जी है, कौन सा
उसमें मैटर कौन सा है, कौन सा पर्सनैलिटी है, ये चीज़ फाइंड करने में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो रंगनाथन भी इस चीज़ को समझ रहे थे, और यही जो रिजिडली फैसेटेड, ये जो पहले से तीसरे संस्करण थे, इसकी प्रॉब्लम, इस स्कीम में यही प्रॉब्लम थी कि इस टाइम तक केवल कॉलन का ही यूज़ किया जाता था, और जिस वजह से बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होती थी। तो इसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी था। अब क्या हुआ कि पहले से तीसरे संस्करण में तो कोलन का यूज़ होता था, लेकिन फोर्थ एडिशन आने पर अब इसकी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज फाइंड कर ली गई थी। पांचों के लिए फिर कनेक्टिंग सिंबल भी आ गया। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज मतलब PMEST फाइंड कर लिया गया। रंगनाथन ने PMEST को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद क्या है कि इन सब के लिए एक अलग अलग से कनेक्टिंग सिंबल, फिर जैसे कि कॉमा हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन, फिर डॉट, एपिस्ट्रॉफ, इस तरह से सारे चीज़ों के लिए एक अलग से ही क्या था कि एक कनेक्टिंग सिंबल आने लगा, जिसकी वजह से अब हमें क्लास नंबर के अंदर पर्सनैलिटी, मैटर, स्पेस, एनर्जी, टाइम, ये चीज़ फाइंड करने में बहुत आसानी हो गई। अब इसी वजह से ये जो कनेक्टिंग सिंबल आए, और सबके लिए, सारी फंडामेंटल कैटेगरीज के लिए अलग से एक कनेक्टिंग सिंबल आए, जिस वजह से इसे फ्रीली फैसेटेड क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं कि कोलन क्लासिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस कब कब आए, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करूं कि कोलन क्लासिफिकेशन में कब कब क्या क्या चेंजेस आए, तो चलिए इसके थ्रू आप बस ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कब कौन कौन से चेंजेस आए, और लास्ट में आपको मैं एक टेबल दूंगा, उस टेबल के थ्रू आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो देखिए, सन 1924 में क्या होता है, रंगनाथन को मद्रास यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। ये एक संयोग ही था, क्योंकि रंगनाथन जो थे एक्चुअल में तो वो मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, यानी मैथ के ऊपर वो लेक्चर देते थे, लेकिन ये एक संयोग ही था कि उन्हें लाइब्रेरियन बना दिया गया मद्रास यूनिवर्सिटी का। अब जब वो लाइब्रेरियन बन गए मद्रास यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने लाइब्रेरीज़ का विज़िट करा। लाइब्रेरीज़ में जब उन्होंने लाइब्रेरीज़ को देखा, तो उन्हें महसूस हुआ कि लाइब्रेरीज़ में चीज़ें पूरी तरह से अव्यवस्थित थीं, और कोई भी अरेंजमेंट सही से नहीं था। तो क्योंकि किताबें सर्च करने का कोई तरीका नहीं था, किताबें वहाँ पे आसानी से मिलती नहीं थी, तो ऐसे में क्या होता है कि ज्ञान बस रखा ही रह जाता था, एक पोथी घर लाइब्रेरी बन के रह गया था। तो रंगनाथन जो थे, इन्होंने इस कमी को महसूस किया, लाइब्रेरी में जो डिसअरेंजमेंट था उसकी कमी को महसूस किया, और उन्होंने लाइब्रेरीज में चेंजेस के लिए लाइब्रेरियनशिप को लर्न करने की कोशिश करी। अब वो लाइब्रेरियनशिप को समझना चाहते थे और लाइब्रेरीज में चेंज लाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने क्या किया कि वे ब्रिटेन गए, यानी उन्हें ब्रिटेन भेजा गया, और वहाँ पे स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में उन्होंने स्टडी करी, जहाँ पर उन्हें कौन मिले, उन्हें WCB सेयर्स मिले, जो वहाँ पर टीचर थे लाइब्रेरी में। ठीक है, अब ये जो WCB सेयर यानी विलियम चार्ल्स बर्विक सेयर्स जो थे, यही रंगनाथन ने इन्हीं को बाद में गुरु माना अपना। ठीक है, रंगनाथन ने इनको बाद में गुरु माना, ये वहाँ पर टीचर थे। तो रंगनाथन ने यहाँ पर लाइब्रेरियनशिप सीखी। इसके अलावा वो कई सारी लाइब्रेरीज़ में विज़िट करने गए, वहाँ पर जो क्लासिफिकेशन स्कीम थी उनको समझने के साथ साथ उन्हें जब इतनी सारी लाइब्रेरीज़ में विज़िट करा, तो उन्हें कई सारी कमियाँ दिखी, यानी क्लासिफिकेशन के जो मेथड्स थे जिन स्कीम को अपनाया जा रहा था, जैसे कि आप ये DDC यूज़ किया जा रहा था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन यूज़ किया जा रहा था, तो इन स्कीम में उन्हें कमी महसूस होने लगी। अब इन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने एक क्लासिफिकेशन मेथड स्कीम लिखने का प्लान कर लिया था। ठीक है, लेकिन अभी तक वो प्लान ही कर पाए थे, लेकिन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, वो आइडिया नहीं था। ठीक है, तो ऐसे में वो जब लंदन में ही थे, तो वो लंदन में कहीं पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घूम रहे थे, जहाँ पर उन्होंने क्या देखा, एक मैक्नो सेट देखा। मैक्नो सेट एक खिलौना था,
जो अलग अलग कलपुर्जों से मिलकर बना हुआ था। कलपुर्जे ये देख लीजिए, कुछ इस तरह का खिलौना रहा होगा जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना था। जैसे कि इसके अंदर क्या है कि प्लेट्स हो गई, चक्र हो गया, पेंच हो गया, ये सारी चीज़ें जोड़कर एक खिलौना बनाया गया था। और जब रंगनाथन ने इस तरह के एक खिलौने को देखा तो उनके अंदर जो क्लासिफिकेशन का तरीका जो था, उन्हें इस खिलौने को देखकर उन्हें पूरा आइडिया मिल गया कि उनकी क्लासिफिकेशन स्कीम कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो रंगनाथन ने जो इस खिलौने से सीखा वो ये था कि मान लीजिए अगर एक क्लास नंबर बनाना था, तो क्लास नंबर बनाने के लिए उसके कई सारे पक्ष होते हैं, यानी पीएमईएसटी कई सारे होते हैं। एक सब्जेक्ट है, उसके कई सारे पीएमईएसटी हैं, उनको एक जगह जोड़ना और जोड़ने के लिए कनेक्टिंग सिंबल का यूज़ करना। इस तरह से उन्हें ये आइडिया आया। और ये आइडिया कैसे आया कि एक खिलौना है और उस खिलौने में कई सारे पार्ट थे, कुछ चक्र थे, कुछ प्लेट्स थी, और ये एक पक्ष की तरह उन्होंने समझा। और इसके जो नट बोल्ट्स थे जिससे इसे कसा गया था, इसे जोड़ा गया था, उससे रंगनाथन ने कैसे समझा, उसे एक कनेक्टिंग सिंबल की तरह समझा। तो इस तरह से रंगनाथन को कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम लिखने का आइडिया आया। ठीक है, तो ये तो था आइडिया आने का उनका, मतलब जहाँ से उन्हें आइडिया आया। इसे ये सिंपल एक अलग तरीके से समझ लो कि मान लो कि कोई एक छड़ी बनानी है जो अलग अलग पार्ट से बनी हुई है। ठीक है, अब उस छड़ी को अलग अलग टुकड़े हैं, उनको एक जगह जोड़ना है। जोड़ने के लिए नट बोल्ट्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, इस तरह से एक छड़ी बनेगी। तो एक क्लास नंबर बनाने के लिए भी एक सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट के कई सारे फेजेस होते हैं, पक्ष होते हैं, और पक्ष यानी पीएमईएसटी। अब उन पक्षों को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग सिंबल का यूज़ किया गया, यानी कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट, इन चीज़ों का यूज़ करके कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम बनाने का आइडिया आया। हालांकि जो स्टार्टिंग के पहले से तीसरे संस्करण थे उनमें केवल कोलन का ही यूज़ किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब हिस्टोरिकल जो चेंजेस आए हैं, कब कब क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, रंगनाथन अब 1925 में जब वो यहाँ पर आ गए थे, इंडिया में वापस आ गए थे, तो 1925 से लेके 1932 तक उन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन प्रिपेयर करी, उन्होंने तैयार करी, और उसमें कई सारे शेड्यूल्स जोड़े, जितने भी शेड्यूल जुड़ सकते थे वो सारे जोड़े, और 1933 में उन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन को पब्लिश कर दिया। और इस कोलन क्लासिफिकेशन के 3 पार्ट थे उस टाइम पे। एक पहले का नाम था अंडरलेइंग प्रिंसिपल्स, दूसरा शेड्यूल्स, तीसरा शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड सेक्रेट बुक्स। तो ये जो 3 पार्ट के नाम है, ये तो उस टाइम पर थे सीसी के, यानी सीसी जब 1933 में पब्लिश हुई थी तो उसके ये 3 पार्ट थे और ये नाम थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो सीसी है यानी कोलन क्लासिफिकेशन है, उसके 3 पार्ट हैं और उसके नाम है, पहला है रूल्स, दूसरा है शेड्यूल, और तीसरा है क्लासिक्स एंड सेक्रेट बुक्स। ठीक है, हमारे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि कोलन क्लासिफिकेशन के कितने पार्ट हैं, तो वो 3 पार्ट है। पहला है रूल, शेड्यूल, और तीसरा है क्लासिक एंड सेक्रेट बुक्स। देखिए, रूल क्या है, तो रूल जब हम क्लास नंबर बना रहे होते हैं तो क्लास नंबर बनाने के लिए कौन सी चीज़ उसमें पीएमईएसटी जो है उसमें एम कहाँ से लेंगे, उसमें एनर्जी कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, किसी और सब्जेक्ट से लेना है, तो वो उसके लिए क्या रूल है, ये सारी चीज़ें, मतलब एक क्लास नंबर बनाने के लिए रूल जो है वो फर्स्ट पार्ट में है किताब के, और सेकंड पार्ट में शेड्यूल है। शेड्यूल में बेसिकली मेन क्लास है। ठीक है, मेन क्लासेस को शेड्यूल कहा जाता है। और तीसरा पार्ट जो है वो सेक्रेट बुक्स है, जो मतलब रेयर बुक्स हैं, जो हमारी पुरानी बुक्स हैं, सीक्रेट बुक, रेयर बुक्स कह सकते हो आप। तो उनके क्लास नंबर ऑलरेडी रंगनाथन ने बना रखे हैं। ठीक है, उनको बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, उनके क्लास नंबर ऑलरेडी बने हुए हैं। ये क्लासिक्स बुक हैं, सेक्रेट बुक हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक ही बुक है, एक बुक के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है रूल्स,
दूसरा पार्ट है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा पार्ट है इसका शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड सेक्रेड बुक विद स्पेशल नेम्स। ठीक है, तो ये चीज़ें थी उन रंगनाथन की क्लासिफिकेशन में है, कोलन क्लासिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी आपको। यहीं पर अभी हिस्टोरिकल चेंजेस के साथ मैं आपको यहाँ थोड़ा ये भी बता दूँ कि जो हमारे कोलन क्लासिफिकेशन है इसकी मेन क्लासेस कौन कौन सी है। तो देखिए कोलन क्लासिफिकेशन में टोटल 42 मेन क्लासेस है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जनरलिया, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 है। ये चीज़ें याद करना बहुत आसान हो जाएगा। किसी दिन अगर आप मुझे वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं आपको अपनी लाइब्रेरी की कुछ वीडियो बना के फिर वहाँ से आपको ये चीज़ें याद करवा दूंगा, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। या फिर मैं इस ट्रायंगल के माध्यम से इसकी खासियत बताऊंगा और फिर आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेन क्लासेस है। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर 42 मेन क्लासेस हैं कोलन क्लासिफिकेशन की, जिसमें से हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि यू किसके लिए है, वी मेन क्लास किसके लिए है, या आपके एग्ज़ाम में ये दे देगा कि हिस्ट्री की मेन क्लास क्या है, डब्ल्यू की क्या है। जनरली यही पूछा जाता है कि क्यू का मेन क्लास क्या है, आर का क्या है। तो अगर आप वीडियो में कमेंट करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको अपनी लाइब्रेरी की कुछ विजिट करा के आपको वहाँ से चीज़ें आसानी से याद करवा दूंगा, और ये इस ट्रायंगल से भी आपको समझा दूंगा कि इस ट्रायंगल की क्या खास बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो ये क्लासिफिकेशन मेथड है ये अन्य क्लासिफिकेशन मेथड से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें मिक्स्ड नोटेशन का यूज़ किया गया है। जनरली आप डीडीसी में अगर देखोगे तो वहाँ प्योर नोटेशन का यूज़ किया गया है, वहाँ 1 2 3 का यूज़ किया गया है, और थोड़ा बहुत किसी एक मेन क्लास में जैसे 800 में जो है लिटरेचर का, वहाँ पर कहीं ABCD का यूज़ किया गया है, लेकिन उसे प्योर नोटेशन कहा जाता है डीडीसी को। अब जो ये कोलन क्लासिफिकेशन है ये मिक्स्ड नोटेशन है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर A से लेके Z तक बड़े कैपिटल A to Z यूज़ किया जाता है, स्मॉल A to Z यूज़ किया जाता है, 0 to 9 काउंटिंग यूज़ की जाती है, प्लस माइनस हो गया, कॉमा, कॉलन, डॉट, इन सब का यूज़ हमारे कोलन क्लासिफिकेशन में किया जाता है। इस वजह से इसे मिक्स्ड नोटेशन कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चेंजेस आए थे किस टाइम पर। देखिए जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको बहुत ही आसानी से याद, आप कहीं पर भी और भी वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं। जो चेंजेस आए हैं कोलन क्लासिफिकेशन में, हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस एडिशन में क्या क्या चेंजेस आए, मैं उस पर पूरा फोकस कर रहा हूँ इस टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन आ गया है। अब जो सेकंड एडिशन था उसमें क्या था कि अभी रंगनाथन का फर्स्ट एडिशन में कई सारी कमियां थी, और ये चीज़ रंगनाथन को भी महसूस हो रही थी, जिस वजह से वे अपनी स्कीम में ऑलवेज सुधार करना चाहते थे, और इसके लिए वे क्या करते थे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास जाते थे कि किसी सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट है तो सब्जेक्ट की उससे जानकारी ले, उसका अधिक से अधिक नॉलेज हो जाए। जिस वजह से अब क्या था कि उन्होंने जब नॉलेज होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज होने लगी, तो उन्होंने सन 1936 तक, यानी 1933 से लेके 1936 तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तैयार किया। ठीक है, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तैयार किया। यहीं पर उन्होंने इसी टाइम पर कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन तैयार किया, और इन सब के बेस पर, इसमें जो चेंजेस थे इन सब के बेसिस पर, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इन सब के बेस पर एक अपनी बुक लिखी, और बुक का नाम था प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 1937 में आई थी। ठीक है, इनके आधार पर ये बुक लिखी गई, और इस प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बेस पर ही कोलन क्लासिफिकेशन का अगला संस्करण आता है, जो कब आता है, तो कोलन क्लासिफिकेशन जो दूसरा संस्करण आया वो 1939 यानी 39 में आया, और 39 में आने के बाद इसमें एक छोटा सा चेंज यहाँ पे ये किया गया कि यहाँ पर एक डेल्टा का यूज़ किया गया, और यहाँ पर मेन क्लास मतलब डेल्टा मेन क्लास ऐड की गई, जिसका नाम था स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसिज्म। ठीक है, ये एक नया मेन क्लास ऐड कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं।
बस इसमें सेकेंड एडिशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, वो यही चेंज था कि उसमें एक नई मेन क्लास आई और ये मेन क्लास थी डेल्टा। अब ये डेल्टा कहाँ पर है, देखिए ये यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अब हमारे एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है कि ये डेल्टा किन में दो मेन क्लासेस के अंदर आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा अगर आप वीडियो में कमेंट करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जो थर्ड एडिशन आया था, तो थर्ड एडिशन आया इन कोलन क्लासिफिकेशन का 1950 में थर्ड एडिशन आता है, और इसमें अभी कोई खास चेंजेस नहीं किया गया था। जो मेजर चेंज किया गया है वो चौथे एडिशन में किया गया है, जब रंगनाथन सन 1947 से लेकर 1955 तक जब रंगनाथन रिसर्च कर रहे थे, तो उनके रिसर्च के परिणाम स्वरूप उन्होंने तय किया कि हर एक मेन क्लास के अंदर केवल 5 फंडामेंटल कैटेगरीज होनी चाहिए। इससे पहले जो थी वो केवल 3 कैटेगरीज थी, PME तक था, ठीक है। लेकिन जब 1947 से लेकर 1955 तक वो रिसर्च कर रहे थे, तो उनके रिजल्ट जो आया, तो उन्होंने तय किया कि हर एक क्लास के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर या फिर हर एक टाइटल के अंदर केवल 5 चीज़ें फाइंड करनी है, और वो होंगी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। इन 5 चीज़ों के आधार पर ही क्या किया जाएगा, क्लास नंबर तैयार किया जाएगा, और इन PMEST को कनेक्टिंग सिंबल भी इसी एडिशन में प्रदान किया, ठीक है। और ये कनेक्टिंग सिंबल मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि किसके लिए क्या कनेक्टिंग सिंबल है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि फोर्थ एडिशन में PMEST आया और कनेक्टिंग सिंबल्स आए, ठीक है। अब जो फिफ्थ एडिशन आता है, फोर्थ एडिशन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा ग्रीक वर्ड का भी यूज़ किया गया है, और जो टाइम एंड स्पेस के लिए एक अलग लेवल स्तर होता है, उसका भी फोर्थ एडिशन में ही में ऐड किया गया है। जो फिफ्थ एडिशन आता है वो 1957 में आता है, और जिसमें कुछ खास चेंजेस नहीं थे, बस रूल्स एंड शेड्यूल्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ एडिशन, और जो सिक्स्थ एडिशन था, इस टाइम पर डॉक्टर रंगनाथन क्या थे, ये DRTC में वो क्या रिसर्च कर रहे थे, यानी DRTC का मतलब हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये स्थापना यहाँ पर हो गई थी, यहाँ पर वो रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च के टाइम पर ही उन्होंने जो हमारा जो PMEST में T होता है, टाइम होता है, तो टाइम के लिए पहले डॉट का यूज़ होता था, और स्पेस के लिए भी पहले डॉट का यूज़ होता था, ठीक है। तो अब उन्होंने जो छठा एडिशन था, जो 1960 में आया था, उसका रिवाइज्ड एडिशन लेके आए 1963 में, और 1963 में ही फिर जो टाइम फैसेट था, माफ़ कीजिए, फंडामेंटल कैटेगरीज में जो टाइम था, उसमें एपिस्ट्रॉफ का यूज़ किया गया टाइम के लिए, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस थे जो हमारे जो हमारी कॉलम क्लासिफिकेशन थी, उसमें ये चेंजेस आए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जो चेंजेस आए हैं, तो हमारे एग्जाम्स में आप वीडियो को सुन लेंगे ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये टेबल है, इस टेबल के थ्रू आप आसान से चीज़ों को याद रख लेंगे कि जो पहले से तीसरा एडिशन था, पहला, सेकेंड और थर्ड, ये जो एडिशन था ये रिजिडली फैसेटेड था। क्यों था? क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोलन का ही यूज़ किया जाता था, और एक फार्मूला होता था, और फार्मूले को फिर कनेक्टिंग सिंबल केवल कोलन ही था, इसलिए इसे रिजिडली यानी अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति थी, ठीक है। इस वजह से ये रिजिडली फैसेटेड क्लासिफिकेशन था। और ये इसके एडिशन कौन कौन से थे, तो माफ़ कीजिए, ये कब कब आए थे, तो 1933 में फर्स्ट एडिशन आया था, सेकेंड एडिशन उसके 6 साल बाद आया था, और फिर 1950 में इसका थर्ड एडिशन आया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो इसे एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन कौन से संस्करण से कौन से संस्करण तक था, तो वो 4th संस्करण से लेकर 6 रिवाइज एडिशन तक इसे एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और
इसमें क्या चेंज आया, यहाँ पर क्या चेंज आया देखिए, तो यहाँ पर फोर्थ एडिशन में PMEST आया, कनेक्टिंग सिंबल्स आए, टाइम स्पेस को भी ऐड किया, टाइम एंड स्पेस के लिए एक अलग स्तर, अलग जो स्तर होते हैं वो लाए गए थे। और इसका ईयर देख लीजिए, 1952 में फोर्थ एडिशन आया था, 1957 में फिफ्थ एडिशन आता है, और सिक्स्थ एडिशन जो था वो 1960 में, और 60 का ही रिवाइज्ड एडिशन जो था 1963 में आता है, जहाँ पर टाइम के लिए डॉट की जगह पर अब एपोस्ट्रॉफ का भी यूज़ किया जाने लगा। अब जो सेवन्थ एडिशन है, इसमें इसे फुल्ली फ्रीली फैसिटेड क्लासिफिकेशन कहा जाता है। देखिए एग्जाम में सीधा यही सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट एडिशन है वो कब आया, और ये क्या, कौन सा, किस तरह का स्कीम है, तो ये रिजिडली फैसिटेड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसी तरह से सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा। और जो सेवन्थ एडिशन है ये कब आया था, ये 1987 में आया था। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे मैं बात करूं कि जो कनेक्टिंग सिंबल हैं, यहाँ पर जो कनेक्टिंग सिंबल है, देखिए PMEST के पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में कि कनेक्टिंग सिंबल कौन कौन से हैं, किसके लिए कौन सा कनेक्टिंग सिंबल यूज़ किया जाता है। तो देखिए पर्सनैलिटी के लिए कॉमा यूज़ किया जाता है, मैटर के लिए सेमी कॉलन यूज़ किया जाता है, एनर्जी के लिए कोलन यूज़ किया जाता है, स्पेस के लिए डॉट, और टाइम के लिए एपोस्ट्रॉफ। उससे पहले डॉट यूज़ किया जाता था, 1963 के बाद इसमें एपोस्ट्रॉफ का यूज़ किया जाता है। अब आगे बात करूँ तो एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे कैसे कॉमा और जो कनेक्टिंग सिंबल हैं इनका कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एक टाइटल है, ट्रांसप्लांटिंग राइस सीडिंग इन इंडिया इन अ मॉनसून। ठीक है, अब ये जो मेन क्लास है इसका क्लास नंबर ये है। ठीक है, अब इस क्लास नंबर के अंदर अभी आपको केवल ये ध्यान देना है कि कनेक्टिंग सिंबल कौन सा कैसे यूज़ किया गया है, कहाँ कहाँ पर लगते हैं। ठीक है, तो इसकी मेन क्लास जो है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो 381 है ये क्या दिखा रहा है, ये राइस को दिखा रहा है। ठीक है, राइस यानी पर्सनैलिटी का ही ये पार्ट है प्लांट में। ठीक है, तो ये क्या है, पर्सनैलिटी है। और सेकंड 91 जो है ये ऑर्गन को दिखा रहा है, सीडिंग को, ऑर्गन यानी सीटी, और ये P2 है, इसे 1P2 कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ये कोलन का यूज़ किया गया है, डी है, डी मतलब एनर्जी, मतलब ये जो कोलन है ये एनर्जी है, और ट्रांसप्लांट के लिए डी यूज़ किया गया है। इसके बाद है डॉट। डॉट का यूज़ किस लिए किया गया है, ये स्पेस के लिए किया गया है, और ये 44 किसका नंबर है, ये इंडिया का नंबर है। इसके बाद आ जाता है टाइम के लिए, तो टाइम के लिए एपोस्ट्रॉफ का यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा एपोस्ट्रॉफ, क्योंकि सिस्टम के अंदर ये उल्टा वाला एपोस्ट्रॉफ है, यहाँ पे थोड़ा अलग तरह का एपोस्ट्रॉफ होता है। ठीक है, तो एपोस्ट्रॉफ है, और ये मॉनसून के लिए स्मॉल वी है। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ ये देखना है कि पहली पर्सनैलिटी के लिए कॉमा है, सेकंड पर्सनैलिटी 1P1 है तो उसके लिए सेकंड कॉमा है, और उसके बाद फिर आ जाता है मैटर, इसके अंदर है नहीं, तो यहाँ पर आ गया है क्या, तो यहाँ पर कोलन का यूज़ किया गया है जिससे एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी हमें ट्रांसप्लांट से मिल रही है, डी। और इसके बाद अगर डॉट की बात करें तो डॉट क्या है, ये स्पेस के लिए है, और वी क्या है, मॉनसून है, मॉनसून यानी टाइम है। ठीक है, देखिए ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है कोलन क्लासिफिकेशन का। ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन का ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब इसके बारे में डेप्थ में हम और वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो में कमेंट करते हैं कि इसकी और भी अगर इसके कोलन क्लासिफिकेशन के ऊपर और वीडियोस चाहिए आपको, तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियोस भी लेके आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू।